स्वागत है दोस्तों आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच पाई क्लासेस टारगेट बैच में स्वागत है। वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएस नर्सिंग एंड आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2021 का तैयारी कर रहे हैं और मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ टॉप 15 साइंस फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स का, इसमें सिर्फ फिजिक्स का 15 वैसे प्रश्न होंगे जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और किसी न किसी एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ यह सवाल है जो मैं 15 आज कराने वाला हूं वो फिजिक्स का। कल मैं केमिस्ट्री का 15 कराऊंगा, उसके बाद मैं बायो का, उसके बाद मैं मैथ का 15 कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं 15 साइंस का फिजिक्स का लेकर आया हूँ, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वैसे विद्यार्थी, वैसे मेरे दोस्त जो अभी तक मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को, पाई क्लासेस टारगेट बैच को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन, पहला सवाल कह रहा है बाबू लोग, कहता है कि पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान 12 किलोग्राम मापा जाता है। यदि इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तब उसका द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, द्रव्यमान क्या है, 12 किलोग्राम है। कहाँ, तो पृथ्वी पे। यदि इसे हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 किलोग्राम, बी में दिया है 6 किलोग्राम, सी में दिया है 2 किलोग्राम और डी में दिया है 72 किलोग्राम। ठीक है, 72 किलोग्राम। तो पृथ्वी पर एक वस्तु का द्रव्यमान अगर 12 है तो चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा। तो आप सब बताएंगे कि चंद्रमा पर ले जाने पर इसका द्रव्यमान क्या होगा जब हम चंद्रमा पर इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू लोग। ठीक है, ए होगा। कई लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करेंगे, कई लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर किस प्रकार होता है तो हम आपको बताते हैं। आप लोग ध्यान देंगे बाबू लोग कि यहाँ पे द्रव्यमान बोल रहा है। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, मास, यहाँ पे मास है बाबू। तो मास जो है नियत रखता है, नियत राशि एक है मास। मास द्रव्यमान जो है, जो मास है वो द्रव्यमान जो है कहीं चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है बाबू, तो चंद्रमा पर भी आपका 12 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, आज देखेंगे कि जो अगर पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी 12 किलोग्राम मास यानी कि द्रव्यमान आपका होगा। हाँ, अगर यहाँ पे मेरा भार रहता है, यहाँ पर मेरा भार रहता, क्या रहता, भार रहता यानी कि वेट रहता, तब यहाँ पर मेरा आंसर जो है चेंज हो सकता था। 12 नहीं होकर कोई और आंसर आ सकता था। अगर यहाँ पे मेरा भार जो है वेट 12 रहता बाबू, तो हम फार्मूला लगाते यानी कि भार गुने 1/6 यानी कि 2 किलोग्राम मेरा हो सकता था। यहाँ पे कब हो सकता था, जब यहाँ पर मेरा वेट रहता। लेकिन यहाँ पर मेरा वेट नहीं देकर मास दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है बाबू, तो यहाँ पर मेरा मास दिया हुआ है। याद रखेंगे कि यहाँ पे मेरा मास है यानी कि द्रव्यमान मेरा यहाँ पे है, तो 12 किलोग्राम ही हो जाएगा। तो 1 आपका ए राइट आंसर हो जाएगी, ना कि आपका 2 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए मेरा 12 किलोग्राम ही आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में करा बाबू लोग कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित करता है तब दक्षिण ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित करता है, तब उदासीन बिंदु होगा। तब उदासीन बिंदु होगा जो दंड चुंबक का है बाबू, जो दंड चुंबक का मेन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, उदासीन बिंदु फिक्स पॉइंट, वह किस ओर होगा। क्वेश्चन समझने का आप लोग कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आप जवाब उत्तर दीजिएगा। कह रहा है कि जब एक दंड चुंबक, ठीक है, मान लिया जाए यह एक दंड चुंबक है, इसका उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी ध्रुव है बाबू दक्षिण की ओर इंगित करता है, ये उत्तरी ध्रुव जो दक्षिण की ओर ही है, ठीक है, इंगित कर रहा है, निश्चित करता है। तब दक्षिण ध्रुव उत्तर की ओर, जब ये दक्षिण ध्रुव जो रहना चाहिए वो आपका उत्तर में है और जो उत्तर में रहना चाहिए आपका दक्षिण में है। ठीक है, तब उदासीन बिंदु जो है, उदासीन बिंदु किस ओर इंगित करेगा। तो आपको ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया है चुंबकीय अक्ष पर, बी में दिया है चुंबकीय केंद्र पर, सी में दिया है चुंबकीय अक्ष के लंबवत विभाजक पे और डी में दिया है उस बिंदु पर दाब होगा, उस बिंदु पर दाब होगा, उस बिंदु पर दाब होगा। किस बिंदु पर, दंड चुंबक के बिंदु पर दाब होगा और
ई में दिया है उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर होगा। ठीक है, ई में क्या दिया, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आप सबका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय अक्ष पर होगा। क्या होगा, तो चुंबकीय अक्ष पर होगा। तब उदासीन बिंदु कहाँ पे होंगे, तो चुंबकीय अक्ष पे होंगे। आप लोग ध्यान देंगे कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर विक्षेपित होता है, दक्षिण की ओर विक्षेपित होता है, तो शून्य विक्षेपण स्थिति चुंबकीय अक्ष पर प्राप्त होती है। ठीक है, शून्य विक्षेपित स्थिति जो है चुंबकीय अक्ष पर, जो अक्ष होता है, जो मुख्य पॉइंट होता है, वहां पे प्राप्त होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि किसी क्षण पर एक बिंदु ध्वनि तरंग के गुजरने वाली वायु, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बाबू लोग कि यदि किसी क्षण पर एक बिंदु से ध्वनि तरंग के गुजरने वाली वायु का घनत्व अधिकतम है, तब, ठीक है, कह रहा है यदि किसी क्षण से ध्वनि जो है बाबू, ध्वनि जो है तरंग गुजरने वाली वायु का घनत्व अधिकतम है, तब क्या होगा। ए में न्यूनतम होगा, बी वायु घनत्व के बराबर होगा, सी अधिकतम होगा और डी वातावरण के दाब के बराबर होगा। ठीक है, क्या कह रहा, डी में क्या कह रहा है कि वातावरण दाब के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो यहाँ पे राइट आंसर आप सबका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है बाबू, ये अधिकतम होगा। तो याद रखेंगे कि वायु घनत्व का अधिकतम कहाँ पे होगा, तो अधिकतम होगा कि क्षण पे बिंदु से ध्वनि तरंग गुजरने वाली वायु का घनत्व अधिकतम है, तब क्या होगा, तो अधिकतम होगा। कब होगा, तो अधिकतम होगा। याद रखेंगे आप लोग कि अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बाबू लोग कि दिष्टधारी धारा के सापेक्ष क्षेत्र प्रत्यावर्ती धारा के प्रयोग का सबसे उपयुक्त कारण है। दिष्टकारी, ठीक है, दिष्टकारी धारा के सापेक्ष प्रत्यावर्ती, यहाँ पर दिष्टकारी समझेंगे, दिष्टकारी यानी कि यहाँ पे डीसी धारा बोल रहा है। ठीक है, डीसी का सापेक्ष क्षेत्र प्रत्यावर्ती यानी कि एसी। ठीक है, प्रत्यावर्ती यानी कि एसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा के प्रयोग का सबसे उपयुक्त कारण है। ठीक है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है, यानी कि डीसी धारा के सापेक्ष जो है एसी धारा का प्रयोग का सबसे उपयुक्त कारण क्या है। ए में प्रत्यावर्ती धारा का सतत नहीं है, बी में दिष्टकारी धारा उत्पन्न नहीं किया जा सकती है, सी में संचरण के दौरान ऊर्जा कम नुकसान होता है और डी में संचरण के दौरान ऊर्जा कम लाभ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगी आप सबकी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे सी, यानी संचरण के दौरान ऊर्जा का कम नुकसान होता है। क्या होता है, संचरण के दौरान ऊर्जा का कम नुकसान होता है, यानी कि दिष्टकारी धारा के सापेक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बाबू लोग कि एक सीधे चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आधार है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आधार है। आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे कि एक चालक तार है, सीधे चालक तार है बाबू, इसके जो चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब भी हम किसी तार में करंट प्रवाहित करते हैं तो तार का जो है, सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है बाबू लोग, उसका आधार क्या है, वह किस रूप में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होती है, वही आपका क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आधार क्या है, तो आपको ऑप्शन में दिया है बाबू लोग कि ए वर्गीय है, बी में दिया है दीर्घवृत्ताकार, सी में दिया है सरल रेखाएं और डी में दिया है वृत्तीय। ठीक है, डी में दिया है वृत्तीय। तो आप लोग ध्यान दें कि जब भी हम किसी तार में करंट प्रवाहित करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का आधार क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में क्या करा, तो वृत्तीय होता है। याद रखेंगे कि वृत्तीय होता है, ये इस प्रकार का ये चुंबकीय क्षेत्र का आधार होता है, यानी कि वृत्तीय गोलाकार होता है बाबू। ठीक है, गोलाकार होता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृत्तीय होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बाबू लोग कि
निम्नलिखित में कौन सोनार से संबंधित है? ठीक है, सोनार से संबंधित है, यानी कि जो सोनार का उपयोग होता है बाबू वह कौन सा क्षेत्र में होता है, वह कौन सा क्षेत्र में होता है जो सोनार का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन ऑप्शन का रहा है बाबू, ए डॉक्टर लोग करते हैं सोनार का उपयोग, बी में करता है नौ संचालक लोग करते हैं, सी में अंतरिक्ष यात्री लोग करते हैं, डी में इंजीनियर लोग करते हैं। तो जो सोनार होता है बाबू, आप लोग पनडुब्बी का नाम सुने होंगे। ठीक है, पनडुब्बी ये हम लोग का जो है पनडुब्बी जो समुद्र में जो है ये सेना लोग का उपयोग पनडुब्बी का करते हैं। ठीक है, तो पनडुब्बी का उपयोग सेना लोग करते हैं, यानी कि नेवी के वगैरह का जो सेना होते हैं वो करते हैं पनडुब्बी का लोग। तो सोनार तो उसी से ये रिलेटेड है, तो यानी कि पनडुब्बी बोले को तो एक तरह का ये नौ संचालक है। पनडुब्बी में क्या नौ संचालक है, तो सोनार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगी, नौ संचालक से संबंधित है। याद रखेंगे कि नौ संचालक से संबंधित है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक मेरा चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सीधे आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नौ संचालक लोग करते हैं। तो पनडुब्बी में बाबू ये सोनार का उपयोग किसी वस्तु को पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, किसी वस्तु का सोनार जो है सोनार के माध्यम से वेव तरंग भेजा जाता है और वही वेव तरंग से हम किसी वस्तु को गहराई में पता लगाते हैं। तो ये नौ संचालक लोग इसी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, अक्सर ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बाबू आप लोग को, वो सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक विद्युतीय मोटर जो है वह विद्युतीय मोटर ऑप्शन नंबर ए में करा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, बी में करा विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सी में करा विभवांतर नापती है, डी में करा विद्युत धारा मापती है। तो एक विद्युतीय मोटर का क्या कार्य है बाबू लोग, ये आपका कह रहा है। हम लोग घरों में, हम लोग अपने गांवों में विद्युत मोटर जो चलाते हैं उसका क्या कार्य है, वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू लोग वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, ये आपका मोटर है, मोटर में हम लोग 3 फेस लाइन या 2 फेस लाइन देते हैं बाबू लोग। तो ये जो विद्युत ऊर्जा जाती है ये इसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तभी मेरा मोटर चलती है और मेरा जो पानी है वो नीचे से ऊपर आता है। ठीक है, मोटर या फिर कोई भी कार्य हम लोग फैक्ट्री वगैरह में करते हैं तो हम यहाँ पे विद्युत 3 फेस लाइन यानी कि आपका फेस देते हैं मोटर में। क्या हम लोग मोटर में जो है बाबू, ये आपका मोटर हो गया, मान लीजिए ये मोटर है, इसमें हम लोग 3 फेस देते हैं या फिर 2 फेस देते हैं। ये विद्युत ऊर्जा को शोषित करती लेती है और ये आपको जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बाबू लोग कि एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन सही नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, सही नहीं है यानी कि तो सही नहीं कौन है, तो ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। ए में कह रहा यह सीधा होता है, बी में कह रहा यह आभासी होता, सी में कह रहा यह हासित होता और डी में कह रहा इनकी दूरी जो है वस्तु की दूरी के समान होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा यह हासित होती है, हासित। ठीक है, यह हासित होती है, या क्या होती है, यह हासित। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो हासित का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यह समझना है। हासित कहते किसको है ये समझना है। हासित का अर्थ होता है बाबू जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, हासित यानी कि जिसका कोई अर्थ ना हो उसे हम हासित करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे अर्थ निकलता है, यहाँ पे अर्थ है। एक समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अर्थ है। अर्थ क्या है बाबू कि या एक सीधा होता या आभासी होता, इनकी दूरी वस्तु दूरी के समान होती है। तो इसका सारे का अर्थ है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का सारा का अर्थ है। लेकिन यहाँ पे करा या यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है या हासित होता है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये आपका गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। ठीक है, तो सी आपका गलत
गलत है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। हास्य का अर्थ यहाँ कोई अर्थ नहीं, लेकिन यहाँ पे सीधा अर्थ निकलता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो सीधा होता है, आभासी होता है और इसकी दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है। तो आज देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बाबू लोग कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि ए में पदार्थ बदल जाता है, बी में ताप बदल जाता है, सी में प्रतिरोधकता का आकार बदल जाता है और डी में दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाता है। ठीक है, डी में क्या कर रहा है, दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, सी प्रतिरोधकता का आकार बदल जाता है। तो आप देखेंगे कि किसी वस्तु का प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है यदि प्रतिरोधकता का आकार बदल जाएगा तो प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होगी, यानी कि रुकावट पैदा नहीं होगी। ठीक है, अगर आकार बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है बाबू लोग किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, इसका द्रव्यमान जो है बाबू मास यानी कि द्रव्यमान मास जो है अगर दुगना कर देते हैं, मास 2 गुना कर देते हैं तथा जो है वेग आधा कर देते हैं तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बाबू लोग। ठीक है, इसका गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है आधा, बी में दिया है 1/4, सी में दिया है दुगना और डी में दिया है अपरिवर्तित रहेगी। और डी में क्या दिया है, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो जो 10 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी बाबू लोग आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि आधा हो जाएगा। जब हम किसी पिंड का द्रव्यमान दुगना तथा वेग आधा कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो आधा हो जाएगी। आधा या किस प्रकार होगी बाबू ना, तो हम लोग एक सूत्र जाते हैं यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हम लोग जानते हैं बाबू, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², ये हम लोग का सूत्र हम लोग जानते हैं। तो हाफ mv² ये हम लोग फार्मूला द्वारा अगर आप करते हैं तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हाफ mv² करेंगे तो हाफ mv, इस पर आपका जो है आंसर आ जाएगी कैसे आधा हो रही है। ठीक है, तो इस पर आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में कर रहा है बाबू लोग, कर रहा है 11 में कि फ्यूज तार की गलनांक है। फ्यूज तार की गलनांक है क्या है, फ्यूज तार की गलनांक ए में उच्च होती है और बी में कह रहा है निम्न होती है, सी में कह रहा है परिवर्तनशील होती है और डी में कह रहा है बाबू लोग, और डी में कह रहा है कि कोई नहीं है। डी में क्या कह रहा है, कोई नहीं। तो फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, तो 11 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न होता है। अब निम्न होता है, निम्न इसलिए होता है बाबू लोग, आप लोग देखे होंगे घरों में जब आप फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज ओरिजिनल फ्यूज यानी कि ताम जो फ्यूज ओरिजिनल होता है उसका जो है अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज पथ को प्रवाहित कर देती, पथ को विरोध कर देती, यानी कि पथ भंग कर देती है, फ्यूज उड़ जाए। हम लोग आम भाषा में फ्यूज उड़ गया। ठीक है, फ्यूज उड़ गया। तो अगर निम्न गलनांक नहीं होगा बाबू लोग तो फ्यूज नहीं उड़ेगा और हम लोग का जो घरों का जो है वायर वगैरह जो है शॉर्ट सर्किट में जल जाएगी। तो फ्यूज इसलिए यहाँ पे लगाया जाता है ताकि हम लोग को घरों का जो है शॉर्ट सर्किट कहीं पे होने पे फ्यूज उड़ जाए, यानी कि बिजली का जो है पथ वो भंग हो जाए और मेरे घरों का सारे चीज सेफ हो जाए। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज का गलनांक निम्न होता है यानी कि कम होता है, इसी कारण जो है फ्यूज उड़ा देता है और हम लोग का जो है घरों का सारा चीज सुरक्षित हो जाता है। तो फ्यूज के तार का गलनांक क्या होता है, तो निम्न होता है। आप देखेंगे फ्यूज तार का जो है गलनांक होता है बाबू लोग वो निम्न होता है। निम्न होने का यही कारण है कि फ्यूज जो शॉर्ट सर्किट होने पर फ्यूज उड़ा दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बाबू लोग कि हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होगा। हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। ठीक है, तो हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होगा। ए में हरा, बी में पीला, सी में नीला और डी में कह रहा है काला। और डी में क्या कह रहा है, काला। और डी में काला। तो
क्वेश्चन नंबर 12 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखेंगे कि यानी कि काला दिखेगा। जब हम हरे प्रकाश में एक लाल कागज को, लाल कपड़े को देखेंगे तो वो मेरा काला प्रतीत होगा। याद रखेंगे कैसा होगा, तो मेरा काला प्रतीत होगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काला प्रतीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बाबू लोग कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। इसकी फोकस दूरी क्या है? ये आपका अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है, आपका फोकस दूरी पूछ रही है। तो ए में दिया है -15 सेमी, बी में दिया है -7.5 सेमी, और सी में दिया है +30 सेमी, और डी में दिया है +7.5 सेमी। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेमी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 13 का बाबू लोग आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि -7.5 सेमी होगी, -7.5 सेमी होगी। तो किस यह -5 सेमी कैसे आया? तो हम लोग सूत्र जानते हैं बाबू, हम लोग सूत्र जानते हैं क्या, F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2। तो मेरा R यहाँ जो है त्रिज्या है, मेरा R यहाँ त्रिज्या है, तो त्रिज्या 15/2 कर देंगे, और जो है ये 7.5 से आपको कट जाएगी। और अवतल दर्पण, यहाँ पर ध्यान दें कि अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक चिन्ह से प्रॉपर्टी ऋणात्मक होती है, तो अवतल दर्पण ऋणात्मक, यानी कि -7.5 आपका आंसर आ जाएगी, यानी कि -7.5 आपका आंसर हो जाएगी। तो ये सूत्र आप लोग याद रखेंगे, F बराबर R/2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है बाबू लोग कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ठीक है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है संबंध? तो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पे, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन दिया है बाबू लोग कि ए में दिया है कि F बराबर R/2 होता है, बी बराबर, यानी कि बी में दिया है R बराबर F/2 होता है, सी में F बराबर 2 गुने R होता है, और डी में दिया F = R होता है। डी में क्या दिया है? F = R होता है। तो 14 को जो कि आंसर जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि F बराबर R/2 होता है। अभी हम सूत्र बताए थे कि फोकस दूरी बराबर त्रिज्या/2 होता है, तो यही आपका जो है संबंध होता है बाबू। क्या? फोकस दूरी तथा वो उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता? तो फोकस दूरी बराबर होता है R बराबर त्रिज्या बराबर 2। ठीक है, R बराबर त्रिज्या बराबर 2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। याद रखेंगे कि ये क्या हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है बाबू लोग, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सौर से ऊर्जा को किस ऊर्जा में उत्पादित करता है? जो सौर जो है, जो धूप जो है, सूर्य से हम लोग को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह किस ऊर्जा में? सौर सेल, यहाँ पे होगा सौर सेल। ठीक है, क्या हो जाएगा? सौर सेल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका सौर सेल। सौर सेल जो है से ऊर्जा को किस ऊर्जा में उत्पादित करती है? ए में विद्युत ऊर्जा में, बी गतिज ऊर्जा में, और सी यांत्रिक ऊर्जा में, डी तापीय ऊर्जा में। सौर सेल ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ये आपका जो है, ये आप लोग खुद आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को आंसर हम आप पर छोड़ते हैं, किस ऊर्जा में रूपांतरित करते, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सारे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताएंगे। ठीक है, 15 का उत्तर बताएंगे। आज यहाँ कल मैं केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन लेकर फिर आऊँगा। आज मैं फिजिक्स का करा दिया हूँ 50 क्वेश्चन, कल मैं केमिस्ट्री का लेकर आऊँगा। तो वैसे विद्यार्थी जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI इंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लाइव क्लास में आप सबको दे सकूँ। अभी तक लाइव चैनल नहीं हुआ बाबू, जब लाइव होगा तो आप लोग को लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।